एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में जो है यूपीएससी के एग्जाम्स के रिजल्ट जो है वो निकल चुके हैं और मेरे साथ जो है मोहम्मद इरफान है जिन्होंने 476 रैंक जो है वो हासिल किया है। मोहम्मद इरफान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि इरफान जो है इस वक्त जो है JKS प्रोबेशन पीरियड पर चल रहे हैं और उन्होंने जो ये एग्जाम भी जो है क्रैक डाउन कर लिया है। कैसा लग रहा है? जी, रिलैक्स फील कर रहा हूँ। काफ़ी देर से हार्ड वर्क कर रहा था इसके लिए, 4 साल हो चुके थे और फाइनली ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मैं इतना तैयार नहीं था, बट सेकेंड अटैम्प्ट में अच्छी तैयारी की थी। उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, थर्ड अटैम्प्ट में मेंस नहीं हुआ, फोर्थ अटैम्प्ट में फाइनली मेरा 476 रैंक है। तो एक रिलैक्स्ड और सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ रही है। जैसे कि अभी तो आप संतुष्ट हैं, लेकिन जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, तो माइंड में कुछ कंफ्यूजन रहती है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कुछ ऐसा रहता है? देखिए, जैसे मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था वो तो मैंने जस्ट 2-3 मंथ्स की प्रिपरेशन के बाद दिया था, तो वो तो मुझे पता था होना ही नहीं है। सो उसके बाद मुझे समझ आ गया कि कितना हार्ड वर्क करना है मुझे। सो जब मैंने नेक्स्ट अटैम्प्ट दिया तो उस साल मैंने काफ़ी मेहनत की थी, बट मुझे लग रहा था कि मैंने मेहनत ज़्यादा की है। बट जब मुझे समझ आया कि इस एग्ज़ाम के लिए इतनी मेहनत काफ़ी नहीं है, बट मुझे समझ आ चुका था। तो फिर उसके बाद मेरे को मेरा गाइड भी मिल गया, सुचित्रा शर्मा। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइड किया। मेरा छोटा भाई भी है, मुझसे छोटा भी है और पहले से IRS ऑफिसर है वो जी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। तो उसके बाद प्रिपरेशन एक स्ट्रीमलाइन हुई अच्छे से। तो उसके बाद अच्छे से पूरा एकदम स्ट्रेटजी से चलता गया। तो 2021 का जो मेरा अटैम्प्ट था उसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ, मेंस मेरा 40 मार्क्स से रह गया। बट मुझे तब भी पता था कि कुछ कमियां हैं मेंस में, तो मैं उन पे काम करूंगा। तो इस बार कोशिश करूंगा और अच्छा करने का। सो इस बार जैसे पहले मेरा KS हो गया था जनवरी में, जो हमारा रिजल्ट आया उसमें मेरा KS हो गया, एक संतुष्टि वो भी हुई। तो आफ्टर दैट मेरा तब तक मेंस का रिजल्ट भी आ चुका था UPSC का, तो वो भी मेरा हो चुका था। सो मेरा 2 मार्च को 2023 में मेरा 2 मार्च को मेरा इंटरव्यू था UPSC में जी। तो वो भी काफ़ी स्मूथ गया था। तो मुझे लग रहा था कि इस बार सिलेक्शन के अच्छे चांसेस हैं। सो बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी हमारे रिजल्ट जो परसों डिक्लेयर हुए, तो जब मैंने उसमें अपना रैंक देखा 476, तो काफी ज्यादा। इन बिटवीन क्या 5th अटेम्प्ट की भी तैयारी चल रही थी? जी, मैं बिल्कुल तैयारी करके बैठा हुआ था कि मुझे अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट देने की जरूरत पड़ी तो वो भी दूंगा, बिकॉज ये एग्जाम डिमांड करता है टाइम। तो मैंने तैयारी कर रहा था मैं प्रीलिम्स की पहले से ही। तो अब जब हम प्रोबेशन में चले गए थे, हमारी वहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी एम्पा श्रीनगर में, तो वहाँ पे क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती थी। तो उस तरह की प्रिपरेशन नहीं हो रही थी जो मैं करता था, बट स्टिल कुछ टाइम निकाल लेता था मैं पढ़ाई के लिए। तो मेरा तो था कि अगर नहीं होगा तो प्रीलिम्स ज़रूर देना है फिर से। प्रिपरेशन की पर्टिकुलर बात मैं करना चाहूँगा कि प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए, कितना समय देना चाहिए और किस किस की जो है मदद की आवश्यकता पड़ती है। आज के टाइम में जो है आपके पास इंटरनेट है, आपके पास कई तरह के टूल्स जो है वो अवेलेबल है, यहाँ पर कोचिंग है, यहाँ पर बुक्स अवेलेबल है। किस तरह से जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं और करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपने पूछा टाइम। मैं तो कहूँगा टाइम एक रियलिस्टिक हमें रखना चाहिए। ये नहीं कि हम बोलेंगे 16 आवर्स, कोई नहीं पढ़ता 16 आवर्स जी। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, कोई नहीं पढ़ पाता 16 आवर्स। मेरा खुद रहता था कि मैं 8 से 10 आवर्स अपने देता था इफेक्टिव। वो भी क्या कहते हैं, उससे जिस दिन काफ़ी अच्छा दिन निकलेगा तो उस दिन वो इफेक्टिव निकलेंगे, अदरवाइज इफेक्टिव 6 आवर्स ही निकलते हैं। तो मेरा ये रहता था कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस कम होती थी लाइब्रेरी में, बिकॉज घर पे बच्चे भी होते थे, फैमिली भी कोई अगर कोई काम दिखा दे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। तो मैं लाइब्रेरी जाता था जहाँ पे बड़ी मिनिमल डिस्टर्बेंस थी, तो अपना टाइम वहाँ देता था। नाइट में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था। अपने मेंस के टाइम पे मैं नाइट में टेस्ट वगैरह लिखता था, बिकॉज जैसे पता है ये 3 स्टेज एग्जाम है। सो मैं कहूँगा कि टाइम रियलिस्टिक रखें। ये नहीं कि इंसान बोलेगा 16 आवर्स एक दिन दे देगा, नेक्स्ट डे उसमें हालत नहीं बचेगी पढ़ने की। सो एक रियलिस्टिक रखें 8 to 10 आवर्स और अपने सोर्सेज को लिमिट करें। और अगर हो सके आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान है इस फील्ड का, या कोई जो पहले से क्वालिफाई किया हो, तो उनको अपना मेंटोर बनाएं ताकि आपको गाइड करें, ताकि आप डायरेक्शन लेस तैयारी ना करें। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। पढ़ना हर दिन है। जैसे मैं हर दिन पढ़ता था, मेरा मन नहीं भी होता था तो एटलीस्ट मैं 3-4 घंटे पढ़ता था, और फोर्टनाइटली 10 डेज में एक ऑफ लेता था। सो कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे तो हम इम्प्रूव करते हैं, हर दिन इम्प्रूव करते हैं। सो मैं कहूँगा कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोर्सेज को लिमिट करना ज़रूरी है, और एक रियलिस्टिक टाइम रखना अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने एग्जाम क्रैक डाउन किया, लेकिन डिसअट्रैक्शन की बात करें तो काफ़ी जो है यहाँ पर रिसोर्सेज हैं जो हमें डिसअट्रैक्ट करते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या करते थे और क्या करना चाहिए? जी, ये बात आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है, बिकॉज इतना मटेरियल आ चुका है ना मार्केट में। आप जाएंगे अगर दिल्ली में चले जाएं, हालांकि मेरी सारी प्रिपरेशन जम्मू में हुई, बस मैं इंटरव्यू की स्टेज के लिए 1 महीना दिल्ली में था। सो अगर आप
देखेंगे मार्केट में इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, इतनी जगह क्या कहते हैं उसे, इतना मटेरियल है हर एक का। सो बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। सोर्सेज को लिमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे करंट अफेयर्स है, एक सोर्स रखें, उसको बार बार पढ़ें। चाहे अब हमारी रेफरेंस बुक्स हैं जीएस के पेपर्स के लिए, उनके लिए एक रेफरेंस बुक रखें, उसको बार बार पढ़ें। बिकॉज बार बार पढ़ने से चीज़ें रिफाइन होती हैं और वही हेल्प करती हैं, ना कि वास्ट पढ़ने के लिए। बिकॉज रिटेन नहीं हो पाता, हम जितनी मर्जी इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ लेंगे तो वो रिटेन नहीं हो पाती। अब इन फ्यूचर प्रेफरेंस क्या रहेगी आपकी? मेरी प्रेफरेंस तो आईएएस है फर्स्ट प्रेफरेंस, और सेकंड प्रेफरेंस मेरी आईपीएस है। सो होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे आईएएस मिल जाए। तो चांसेस भी 95% चांसेस हैं कि मुझे आईएएस मिल जाए, अदरवाइज आईपीएस मिलेगा। सो आई एम हैप्पी टू सर्व इन एनी ऑफ द सर्विस। मैं आपसे अब ये भी जानना चाहता हूँ, ये आपका ड्रीम था या पेरेंट्स का ड्रीम था, किसका ड्रीम था? देखिए, मेरे फादर का भी ड्रीम रहा था हमेशा से कि हमारे घर पे कोई ना कोई आईएएस करे। सो उनको मेरे ब्रदर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बट उनका इंटरेस्ट इस तरफ नहीं था। जी। वो डॉक्टर है मेरे बड़े भाई, तो उनका इंटरेस्ट अपनी फील्ड की तरफ ही था जहाँ पे उन्होंने एक्सेल किया। तो मेरा पैशन बन चुका था ये, मतलब जब मैं अपने कॉलेज स्टेज में था तो मैंने सोच लिया था कि यही करना है। इवन दो आई गॉट सिलेक्टेड इन एनआईटी श्रीनगर फॉर एमटेक कोर्स। जी। इवन दो मैंने एडमिशन भी ले ली थी, बट मैंने वो छोड़ दिया और आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज आफ्टर दैट। सो मुझे पता था थोड़ी जर्नी लंबी रहेगी। स्टार्टिंग में लगा था जल्दी हो जाएगा, फिर समझ आ गया एक अटेम्प्ट के बाद कि लंबी जर्नी थोड़ी सी लंबी होने वाली है। सो हार्ड वर्क किया और एंड में बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी सफलता मिल गई। कुछ लोग मायूस हो जाते हैं, जैसे कि आपका 4th अटेम्प्ट है। कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है हार मान लेते हैं, कुछ सेकंड में मान लेते हैं, कुछ थर्ड में मान लेते हैं। उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो चीज़ भी एक रियलिटी है। अगर मेरा नहीं होता तो मैं भी मायूस होता। वो चीज़ एक रियलिटी, बिकॉज जब इंसान इतना हार्ड वर्क पुट करता है इस चीज़ में तो वो मायूस होना बनता है। जब उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं वो चीज़ होती है। बट मैं कहूँगा कि इंसान को एफर्ट कर देना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि देखो, हम जब डिग करते हैं ना, समझ लो कोई गोल्ड है नीचे, तो हम उसके नज़दीक पहुँच के उसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे से अपना अटेम्प्ट देना चाहिए जब इंसान को लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ। और ये नहीं है कि इसी एग्ज़ाम को अपनी लाइफ भी बना ले। ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग इसी में 8-10 साल दे देते हैं। तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। मैंने जैसे सोच रखा था कि अगर इस बार नहीं होगा, एक और अटेम्प्ट दूंगा, एंड दैट्स ऑल। सो वो दोनों चीज़ें देखना ज़रूरी है, बिकॉज यही एग्ज़ाम सब कुछ नहीं है। नॉर्मली हमने देखा है कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इस दिशा में जा रहे हैं, वो नॉन गेस्टेड पोस्ट की तरफ जो है वो ध्यान नहीं देते हैं, उनके फॉर्म्स भी फिल नहीं कर पाते हैं। अगर तो सफलता मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पाती है तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते। उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको वही कह रहा था कि इसी एग्ज़ाम को सब कुछ नहीं बनाना चाहिए। एक रियलिस्टिक टाइम पीरियड रखना चाहिए इसके लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास काम करने के लिए। सो अपना एक टाइम रखें जिसको आप ऑनेस्टी से इसमें डेडिकेट करें। सो होपफुली सबको सक्सेस मिले, बट अगर नहीं मिले तो बाकी अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाली हमारे पास डिफरेंट वाइड डोमेन्स है, तो वहाँ पे काम कर लेना चाहिए इंसान। अब वक्त आ गया है क्रेडिट देने का। अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो फैमिली को मैं श्रेय दूंगा काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। एंड आफ्टर दैट सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है आफ्टर दैट, वो है सुचित्र शर्मा, जो मेरा हमेशा से मेंटोर रहा। छोटा भाई भी है, दोस्त भी है, मेंटोर भी है, सब कुछ है। बहुत मतलब हमारा जैसे भाइयों का रिलेशन होता है, हमारा वैसे रिलेशन है। और मैं उसको अपने छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करता हूँ। पढ़ाई के मामले में मेरा उस्ताद है। और आफ्टर दैट एसआर कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ता था, कोचिंग की मैंने वहाँ पे, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। एंड आफ्टर दैट मेरे इंटरव्यू स्टेज में चाणक्य अकेडमी के साथ मैं जुड़ा जम्मू, और उनके डायरेक्टर जो हैं अवैस सर, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इंटरव्यू स्टेज में। वो मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया उन्होंने, कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेथ शो किया मुझ में कि आप कर सकते हो। इवन तो रिज़ल्ट के कुछ दिनों पहले मैं उनसे कश्मीर में मिला। मैं इम्पा में था, तो उन्होंने कॉफ़ी पे इनवाइट किया, तो वहाँ से मिला। तब भी वो मुझे कह रहे थे कि आपका हो जाएगा हो जाएगा। तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा फेथ शो किया मुझ में और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी इंटरव्यू स्टेज में मुझे। और जैसे कि अब आपको सफलता मिल चुकी है, आप अपने कुछ टिप्स दर्शकों के लिए शेयर करना चाहेंगे? जी, मेरा सबसे यही कहना है कि अपने गोल्स को सेट करें, जो मैं हर एक इंटरव्यू में कह रहा हूँ। रियलिस्टिक गोल सेट करें और उस पर ना ऑनेस्टली काम करें। बिकॉज मेरा खुद का ये होता था कि अगर मैंने अपना गोल चूज़ किया और उसमें मैं पढ़ी ना हो, फ़ायदा ही कोई नहीं है। अगर मैंने पढ़ाई इसमें अपना गोल चूज़ किया है कि मुझे ये करना है और उसमें ऑनेस्टली पढ़ नहीं रहा हूँ, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। ग्रुप डिस्कशन जिस तरह से हम लोग बैठते हैं, ग्रुप डिस्कशन क्या सपोर्टिव होती हैं या फिर डिस्ट्रैक्शन का एक एस्पेक्ट है? देखिए, जब कैंडिडेट सीरियस हैं तो ग्रुप डिस्कशंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। इवन तो मेरी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन थी वो सारी ग्रुप डिस्कशंस में हुई। मेरा दोस्त
था सुचित्तर, वो हम साथ में थे। गौतम, बिकॉज हमारा पहले केएस का भी इंटरव्यू था। गौतम था, सुचित्तर था, शिवेक शर्मा जो भी केपीएस है, ठीक है। हम सारे साथ में प्रिपेयर करते थे इंटरव्यू के लिए। सो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, काफ़ी वाइड आपके पास आइडियाज़ आते हैं, बिकॉज आजकल जो मेजर इंटरव्यूज़ हैं वो ओपिनियन बेस्ड होते हैं। तो जब सबकी ओपिनियंस मिलती हैं, नेचुरली आपको वाइड एरियाज़ मिलते हैं। सो ग्रुप डिस्कशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हमें ग्रुप में ये भी देखना है कि सीरियस कैंडिडेट्स आपके साथ हैं कि नहीं, कोई आपका टाइम तो नहीं खराब कर रहा है। जैसे कि इस एग्जामिनेशन में 3 स्टेजेस हैं, सबसे डिफिकल्ट स्टेज कौन सी है और उसके लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए? देखिए, मुझे जो लगता है प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। मैं सच बोलूँगा तो मुझे सब ही क्या कहते हैं उसे मुश्किल लग रही थी, एक्सेप्ट इंटरव्यू। इंटरव्यू स्टेज में मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, बिकॉज ओपिनियन बेस्ड सवाल होते थे, हम ग्रुप डिस्कशंस करते थे, इतना ज़्यादा किताबों को पढ़ना नहीं पड़ता था। तो उस फेज़ को मैंने थोड़ा इन्जॉय किया काफ़ी अच्छे से। बाकी मुझे लगता है सारी ही स्टेजेस इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट डायनेमिक रहती हैं, बट जब इंसान हार्डवर्क करेगा तो सब आसान है। अब आखिर में कुछ कहना चाहते हैं अपने जूनियर्स को जो इस फील्ड में जो है लोहा मनवाना चाहते हैं? जी, मैं सबको यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले अपने सोर्सेस को रिस्ट्रिक्ट करें, एक स्ट्रेटजी बनाएं, टारगेट्स लेके चलें कि मैंने वीकली इतना पढ़ना है, मंथली इतना पढ़ना है, मैंने मंथ में ये सब कुछ कंप्लीट करना है। सो एक रियलिस्टिक अप्रोच हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी से पढ़ें तो इंशाल्लाह ज़रूर सक्सेस मिलेगी सबको। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी, आपने हमें समय दिया। ये थे इरफान चौधरी, और अगर आप भी इरफान की तरह इसी क्षेत्र में लोहा मनवाना चाहते हैं तो आप भी इरफान की तरह जो है अपना गोल जो है उसे निर्धारित करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है कदम आगे बढ़ाएं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।